हेलो बच्चों। इससे पहले हम लोग पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, बट वहां पे मैकेनिज्म नहीं पढ़ पाए थे हम लोग। तो अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मैंने पहले बता दिया था आपको क्या होता है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या हो सकती है। देखो, ये जो रिएक्शंस है ये दो तरह से चलती हैं। वन इज द SN2 एंड सेकेंड वन इज द SN1। SN2 और SN1, SN2 का फुल फॉर्म है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। Substitution nucleophilic bimolecular, and this one in substitution nucleophilic unimolecular। ठीक है, substitution nucleophilic bimolecular and the substitution nucleophilic unimolecular। ये बाइमोलिकुलर है इसलिए यहां पे 2 लगा हुआ है, और ये यूनिमोलिकुलर है इसलिए यहां पे 1 लगा हुआ है। यूनि स्टैंड्स फॉर 1 एंड बाई स्टैंड्स फॉर 2। ठीक है, इतना तो समझ पा रहे होंगे, याद रहेगा आपको। अब सीधे हम आ जाते हैं एक टर्म आपने सुना होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। ये कौन बताएगा? अब आप सोच रहे होंगे कि ये हम बताने जा रहे हैं SN1 SN2 और यहां पे रेट ऑफ रिएक्शन कहां पे ला दिया। व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है, रेट का मतलब यहां से है स्पीड ऑफ रिएक्शन। ठीक, मतलब रिएक्शन की स्पीड किन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे या कितने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम रेट ऑफ रिएक्शन। थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इसको। जैसे आपने कोई रिएक्शन लिया कि A प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये क्या बना रहे हैं, दे आर गिविंग द प्रोडक्ट। A प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का अगर मुझे रेट लिखना है तो रेट का मतलब ये जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है ये A और B से हो रही है। मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा? विल डिपेंड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पे कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू change in the molar concentration of A and change in the molar concentration of B। ये जो ब्रैकेट में ले लिया मैंने इसको, बिग ब्रैकेट में, ये आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा था। ठीक है ना, कि इस तरह से अगर हम किसी रिएक्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो इसको रिप्रेजेंट करता है मोल पर लीटर, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं रेट इक्वल्स टू K इंटू A इंटू बी। ठीक है ना। अब देखो ये रेट कितने रिएक्टेंट्स पे डिपेंड कर रहा है? 2 पे, है ना। तो 2 पे डिपेंड कर रहा है क्योंकि इसके अगर कोई पावर होगी तो वो क्या होगा, 1। या यहां पे हम ले लें x, यहां पे ले लें y। तो जो रेट हो जाएगा वो कितने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ये x और y जो है ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होंगे। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि हो सकता है अभी आगे कहीं जरूरत पड़े आपको। ठीक है, तो रेट कितने रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, 2। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये रिएक्शन हो जाएगी बाइमोलिकुलर। ठीक, और अगर ये एक पे ही डिपेंड कर रहा होता, किसी 2 पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो वो रिएक्शन होती यूनिमोलिकुलर। ठीक है, ये चीज समझ पा रहे हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम मूव करते हैं सबसे पहले SN2 पे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो आप हेडिंग डाल दीजिए SN2।
सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। तो इसका मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टिंग स्पीसीज इनटू सेकेंड रिएक्टिंग स्पीसीज, या चेंज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टिंग स्पीसीज। अब हम बात कर रहे हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस चल रही हैं, तो यहाँ पे रेट क्या होगा, एक तो एल्काइल हैलाइड होगा RX, है ना, और दूसरा क्या होगा, देयर विल बी न्यूक्लियोफाइल जो X को लिविंग ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करेगा। तो दिस इज द रेट इक्वेशन। अब ये हटा के आप यहाँ पे K ला सकते हो कांस्टेंट, क्या हो जाएगा K इंटू RX इंटू NU माइनस, ठीक है ना। सो दिस इज द रेट लॉ फॉर व्हाट, फॉर द SN2। ये कभी कभी पूछ लेता है, या कोई इक्वेशन दे देगा, कहेगा राइट द रेट लॉ ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, एक कोई रिएक्शन है आपके पास में CH3Br और इसकी रिएक्शन हो रही है KCN से, तो ये बन रहा है आपका CH3CN एंड प्लस KBr, ठीक है। कहेगा इसका रेट लॉ लिखिए, और ये क्वेश्चन होता है 1 मार्क में, ठीक है। तो रेट लॉ कैसे लिख लोगे, रेट इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br, इसकी पावर में तो कुछ होगा नहीं क्योंकि स्टोकियोमेट्रिक वैल्यू इसकी कुछ है नहीं, स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है यहाँ पे जब कुछ नहीं है तो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनटू CN माइनस है ना, आप K लिखो चाहे ना लिखो क्योंकि हमें न्यूक्लियोफाइल से मतलब है, या तो आप लिखना चाहते हो तो आप साथ में लिख सकते हो KCN, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होता है 1 मार्क का। तो SN2 का मतलब समझ पाए कि बिकॉज दिस rate of this reaction depends on change in the molar concentration of two reacting species, और इसीलिए आप यहाँ पे 2 लगाते हो, and such type of reactions are known as bimolecular reactions, ठीक है। अब ये जो रिएक्शंस होती हैं ये सॉरी ये सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती हैं। कौन सी स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, मतलब एक ही स्टेप में होती हैं। और यहां पे क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेट टेक्स प्लेस, फॉर्मेशन ऑफ ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है, ट्रांजिशन का मतलब क्या है, ट्रांजिशन का मतलब है कि नीदर लिविंग ग्रुप नॉर द न्यूक्लियोफाइल विल बॉन्ड डायरेक्टली टू द सेंट्रल कार्बन ऑफ द एल्काइल हैलाइड, ठीक है। समझ पा रहे हो, अभी बताएंगे इसको एक बार और। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज एक और यहां पे मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का मतलब होता है जैसे छाता लेके आप रिक्शे पे बैठे हुए हो और हवा भरी और छाता उलट गया, ठीक है। छाता उलट गया मतलब पहले ऐसे छाता था, अब छाता का जो कर्व हो गया वो ऊपर की तरफ हो गया, उसको बोलते हैं इन्वर्जन, इन्वर्ट हो जाना। यहां पे इन्वर्जन किस चीज का होगा, कार्बन से जो एटम्स हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, उनकी पोजीशन का इन्वर्ट कर जाना ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स कॉज्ड बाय न्यूक्लियोफाइल। समझ पा रहे हैं इतना, ठीक है। अब एग्जांपल लेते हैं हम एक, अच्छा एग्जांपल लेने से पहले इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बता देते हैं। ये जो SN2 रिएक्शन है इसमें मेथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उसके बाद प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, फिर टर्शरी एल्काइल हैलाइड। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। मतलब जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ती जाएगी SN2 की तरफ जो रिएक्टिविटी है ना, हेलो एल्केन्स की, वो कम होती जाएगी। इतना समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या लेते हैं एग्जाम्पल, और आपको करके दिखाते हैं कि ट्रांजिशन स्टेट कैसे मिलती है, और आपको बताते हैं कि वहां पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है इन SN2, ठीक है। तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, टेक द रिएक्शन ऑफ मेथाइल हैलाइड CH3, और यहां पे सपोज कोई X लगा हुआ है, X यहाँ पे Cl भी हो सकता है, Br भी हो सकता है और
आई भी हो सकता है। और बेटर लिविंग ग्रुप कौन सा है? आई इज द बेटर लिविंग ग्रुप। और इस पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहे हैं भाई, OH माइनस आयन। ठीक, यहाँ पे इस तरह से गोला नहीं लगाते, नहीं तो आप ऑक्सीजन समझ लोगे। दिस इज OH माइनस आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, और ये क्या है? दिस इज द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो देखो ये जो X है ये लिविंग ग्रुप है, इट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, है ना। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होगा रिएक्टिविटी की वजह से, है ना। नहीं तो ये भी, इसके पास भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छी खासी है, तो ये आसानी से तो सब्स्टिट्यूट नहीं होने वाला है। तो इफ दिस OH वांट टू अटैक टू दिस कार्बन फ्रॉम द फ्रंट, so it is not possible, means OH फ्रंट से अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? बिकॉज ऑफ द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द लीविंग ग्रुप एंड द न्यूक्लियोफाइल। ये लीविंग ग्रुप है, ध्यान रखिएगा, X। ठीक है, लीविंग ग्रुप मतलब इसको यहां से हटके जाना है। ठीक है, तो OH माइनस आयन फ्रंट से कार्बन पे अटैक क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि OH माइनस आयन और लिविंग ग्रुप के बीच में स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा? OH माइनस आयन और न्यूक्लियोफाइल विल अटैक टू द कार्बन फ्रॉम बैक साइड, फ्रॉम रियर साइड। रियर साइड से अटैक करेगा। अब जब रियर साइड से अटैक करेगा तब देखो क्या होगा। न्यूक्लियोफाइल OH माइनस आयन जो आपने लिया था वो विल बी मूविंग टूवर्ड्स द कार्बन, ये धीरे धीरे कार्बन की तरफ बढ़ रहा होगा। ठीक है, और जो हाइड्रो, अब देखो जब OH माइनस आयन कार्बन की तरफ बढ़ेगा तो देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द OH माइनस आयन एंड द हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा। तो रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से देखो क्या होगा, जो पोजीशंस है हाइड्रोजन एटम की वो चेंज हो जाएंगी। ठीक है, पहली चीज तो ये समझ में आ गई, positions of the hydrogen atom attached to the carbon get changed due to the repulsive force caused by this OH minus ion। और इसी को हम क्या बोलते हैं? इन्वर्जन, इन्वर्ट हो जाना, उलट पलट हो जाना। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और उसके बाद देखो क्या होगा, अब ये OH ये हाइड्रोजन एटम को रिपेल कर रहा है, तो देयर विल बी अ रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द OH माइनस आयन फ्रॉम रियर साइड एंड द लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप और OH माइनस आयन के पास भी क्या होगा? इसके बीच में भी रिपल्सिव फोर्स होगा। और रिपल्सिव फोर्स होने की वजह से क्या होगा? रिपल्सिव फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए जैसे जैसे OH माइनस आयन कार्बन की तरफ बढ़ रहा होगा, रिपल्सिव फोर्स की वजह से X माइनस फॉर्म में कहा जा रहा होगा, विल बी मूविंग अवे फ्रॉम द कार्बन। अब ये एरो मत बनाइएगा यहाँ पर। ठीक, मतलब OH माइनस आयन ना तो डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है, ना ही X जो है डायरेक्टली कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये ट्रांजिशन स्टेट है, और ट्रांजिशन स्टेट में स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हम नहीं फाइंड कर सकते। ये ध्यान रखिएगा, एक बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कहीं नीट में कि व्हाट विल बी द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ दिस कार्बन, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो ट्रांजिशन स्टेट में क्योंकि कोई भी डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो हमें अभी कंफर्म नहीं है कि यहाँ पे कार्बन क्या, कार्बन की कंडीशन क्या है, कार्बन की वैलेंसी क्या है, किस कंडीशन में। ठीक है, तो हम इस स्टेट का, स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फाइंड नहीं कर सकते, और इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी स्टेज को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये ट्रांजिशन स्टेट है, और यहीं पे क्या मिल रहा है? यहीं पे मिल रहा है आपको इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन समझ गए, हाइड्रोजन एटम्स की पोजीशन का चेंज हो जाना ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्स कॉज्ड बाय OH माइनस आयन। ठीक है, एंड ट्रांजिशन स्टेट, OH माइनस आयन इज नीदर बॉन्डेड टू द कार्बन नॉर X माइनस आयन डायरेक्टली बॉन्डेड टू द कार्बन। दोनों 50-50 पे। ठीक है, कौन कुर्सी पे बैठेगा पता नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन बताएगा कौन बैठेगा, EVM बताएगी, है ना। चलो फालतू बातें नहीं करते हैं। अब क्या होगा? फाइनली OH will bond to this carbon and the hydrogen will bond, ये हो गए CH3OH and plus X minus। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है? ये हो गया आपका SN2 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर। इसके हम एग्जांपल्स लेंगे अभी थोड़ी देर बाद।
ठीक है, तो ये SN2 हो गया। अब हम फटाफट SN1 पे मूव करते हैं, फिर आपको बताते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ कंफ्यूजिंग एग्जांपल्स, कुछ ट्रिकी एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। नाउ कम टू द SN1 मैकेनिज्म। SN1 स्टैंड्स फॉर, SN1 का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। अभी बताया था यूनिमोलिकुलर, बाईमोलिकुलर का मतलब क्या है? तो यूनिमोलिकुलर मतलब क्या हो गया? द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन चेंज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ टू रिएक्टिंग स्पीसीज। अब देखो, यहां पे भी आप एक क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हो कि भाई रीजेंट हम दोनों रिएक्शंस में दो ले रहे हैं। SN2 में भी अल्काइल हैलाइड लिया और न्यूक्लियोफाइल लिया, SN2 SN1 में भी अल्काइल हैलाइड लेंगे और न्यूक्लियोफाइल ही लेंगे। बट यहां पे जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर है, सॉरी, यहाँ पे जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो 1 है और वहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो 2 था। तो एक्चुअल यहाँ पे क्या होता है? इट इज अ 2 स्टेप रिएक्शन। जो SN1 है ये 2 स्टेप रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? फर्स्ट स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन टेक्स प्लेस। पहले स्टेप में क्या बनता है? कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन होती है। और सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, इन फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन टेक्स प्लेस एंड इन सेकेंड स्टेप अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो पहले इसका रेट लिख देते हैं, रेट लॉ। तो रेट इक्वल्स टू K इंटू चेंज इन द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ RX एल्काइल हैलाइड। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन है ये स्लो स्टेप है, और आपको पता है जो स्लो स्टेप होता है वही स्टेप कौन सा होता है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होगा वो कौन सा है? रेट डिटरमिनिंग स्टेप है। और जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है ये कौन सा स्टेप है? ये फास्ट स्टेप है। और फास्ट स्टेप होने की वजह से इसका हम रेट या स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो इसलिए हम लिखते हैं रेट इक्वल्स टू K इंटू RX। अब दूसरी चीज देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन कैसे होगी? तो एक्चुअल में ये जो है, यहां पे जो एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो क्या होता है? रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है, टर्सरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, देन सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, देन प्राइमरी, एंड देन मेथाइल हैलाइड। मतलब मेथाइल हैलाइड्स जो है वो SN1 में पार्टिसिपेट ही नहीं करते, वो SN2 में ही पार्टिसिपेट करते हैं। टर्सरी वाले ऑलवेज SN1 फॉलो करते हैं, प्राइमरी वाले ऑलवेज SN2 फॉलो करते हैं। जो सेकेंडरी वाले हैं ये बेचारे इंटरमीडिएट हैं, ये कभी कभी SN1 फॉलो कर लेते हैं, कभी कभी SN2 फॉलो कर लेते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल या नेचर ऑफ अटैकिंग रीजन। ठीक है, यहां पे समझ पा रहे हो? अब कार्ब कैटायन क्यों बनेगा? क्योंकि टर्सरी अल्काइल हैलाइड मोस्ट रिएक्टिव है, और टर्सरी अल्काइल हैलाइड जो कार्ब कैटायन की फॉर्मेशन करेगा वो टर्सरी कार्ब कैटायन मोस्ट स्टेबल होता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? SN1 फॉलो करते हैं। ठीक है, तो पहले इसका एग्जांपल देखते हैं। जस्ट टेक टर्सरी अल्काइल हैलाइड CH3C CH3 CH3NX। ठीक, ये टर्सरी अल्काइल हैलाइड है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्ब कैटायन। अब इसको रिएक्शन करवाने के लिए कोई सॉल्वेंट लेना पड़ेगा आपको, है ना? और सॉल्वेंट जो है, देयर विल बी सम इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट एंड दिस लीविंग ग्रुप। ठीक, और वहां से जो एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे सॉल्वेशन एनर्जी, एंड दैट एनर्जी इज सफिशिएंट टू ब्रेक दिस बॉन्ड या टू लीव X एज ए X माइनस। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या होगा? देखो ये टर्सरी कार्ब कैटायन बन गया, CH3 इस पे आ गया प्लस और प्लस X माइनस।
इस बॉन्ड को ब्रेक होने के लिए एनर्जी कहां से मिली होगी? इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी मिलेगी इंटरैक्शंस बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। प्रोटिक सॉल्वेंट को लेना पड़ा होगा आपको। इंटरैक्शन बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड द दिस लिविंग ग्रुप। ठीक, उसके बीच में जो इंटरेक्शन होगा वहां पे कुछ एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होने पर जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज सफिशिएंट टू ब्रेक दिस बॉन्ड, और ये बन गया आपका टर्शरी कार्पेटाइन। ये ध्यान रखिएगा स्लो स्टेप है, और यही आपका कौन सा होगा? रेट डिटरमिनिंग स्टेप। ठीक है, अब क्या होगा? अब तो टर्शरी कार्पेटाइन फ्री है, कोई लिविंग ग्रुप तो यहां पे है नहीं, तो कोई रिपल्सिव फोर्स नहीं है। न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक ऑन ईदर साइड। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, एंड न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक फ्रॉम द रियर साइड एज वेल। दोनों वेज पॉसिबल है, ठीक है ना, क्योंकि ये जो CH3 होंगे ये मैक्सिमम डिस्टेंसेस पे होंगे। अब तो अब देखो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और ये फास्ट स्टेप है, ये बन गया आपका CH3 एंड न्यूक्लियोफाइल जो भी आपने लिया हो OH माइनस आयन या वॉटएवर। ठीक है, समझ पाओ। अब देखो यहां पे एटम्स की पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है, मतलब इन्वर्जन नहीं हुआ है, और इन्वर्जन नहीं हुआ है तो इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिटेंशन। इसको हम रिटेंशन बोलते हैं। अभी भी है तो क्या हो रहा है? यहाँ पे इन्वर्जन नहीं हो रहा है, और अगर इन्वर्जन नहीं हो रहा है तो फिर हो क्या रहा है? तो इसको हम बोलते हैं, ये कौन सी प्रोसेस है? रिटेंशन। रिटेंशन मतलब चर्न, रिमेन्स इन द पोजिशन, जो जहां पे था वो वहीं पर रहेगा, तो इसको रिटेंशन बोलते हैं। एक चीज और यहां पे मिलती है, उसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। रेसिमाइजेशन क्या होता है? तो देखो यहां पे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में आपने पढ़ा था रेसिमिक मिक्सचर्स, टू इनैंसियोमर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस। टू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, जिनको हम इनैंसियोमर्स बोलते हैं, है ना, मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, वो होते हैं आपके इनैंसियोमर्स। ठीक है, तो ये कंपाउंड बना, कब बना है? जब न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है फ्रॉम फ्रंट। अगर ये न्यूक्लियोफाइल बैक से अटैक करता तो ये क्या बनाता? ये कुछ इस तरह से बनाता। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल बाकी पोजीशन इधर है। ठीक है, अब यहां पे हमने टर्शरी लिया है, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप लेते हैं आप, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाता। ये दोनों देखो यहां पे अगर हम मिरर लगा दें तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं इनैंसियोमर्स। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये क्या होगा? अगर ये डेक्स्ट्रो होगा तो ये लीवो होगा। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिविटी को हमें देखना पड़ेगा कि जो मिरर इमेजेस हैं वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होनी चाहिए और कायरल कार्बन होना चाहिए। यहाँ पे देखो इस कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम्स के द्वारा सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये कायरल नहीं हो सकता। ठीक है, एक तरफ आपने CH3 लिया होता, एक तरफ C2H5 लिया होता, एक तरफ कोई और लिया होता, CH2 प्रोपाइल ग्रुप लिया होता, तो फिर ये इस तरह से बनता। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर या रेसिमाइजेशन होता है। ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड इनैंसियोमर्स। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर हम बता चुके हैं यहाँ पे। रेसिमिक मिक्सचर, रेसिमाइजेशन, ये अभी आगे हम अलग से पढ़ेंगे, तो अगर यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। सिर्फ आप इतना याद रखिएगा कि जो SN1 मैकेनिज्म है उसमें रेसिमाइजेशन मिलता है, उसमें रिटेंशन मिलता है, इन्वर्जन नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो इस तरह से हम पढ़ते हैं SN1 एंड SN2। आपको समझ में आ गया होगा कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर क्या होगा और बाइमोलिकुलर क्या होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।